Dear students, today's poem is The Lake Isle of Innisfree. Is written by William Butler Yeats. The poet is also known as W.B. Yeats. He is a major poet in English literature. He wrote a lot of poems on nature. This poem is also based on his nature's love. The Lake Isle of Innisfree. लेक मीन्स झील, आइल मीन्स होता है टापू या द्वीप, ऑफ इनिस्फ्री, इनिस्फ्री एक जगह का नाम है। तो झील इस तरह की है और इसके बीच में एक द्वीप है। द्वीप कहते हैं ऐसी जगह या ऐसा स्थान जो चारों ओरों से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। तो इनिस्फ्री जो है वो एक द्वीप का नाम है। ये इनिस्फ्री है। ये क्या है? इनिस्फ्री है। और ये जो है वो लेक है। ये जो है वो लेक है। तो एक लेक है जिसके बीच में एक टापू है जिसको इनिस्फ्री कहा गया। और दिस इज अ रियल प्लेस। The poet composed this poem on the lake of Innisfree, Lake Isle of Innisfree. He wants to go there because he wants to have peace in his life. कवि चाहता है कि उसके जीवन में, उसकी लाइफ में शांति उसे मिले, इसलिए वो लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में जाना चाहता है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोम we should read these lines first. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. यह प्रसिद्ध जो कविता है, पोम है, वह लेखक की जो इच्छा है। किसकी इच्छा? पीस की, शांति की जो इच्छा है, अर्थात वो शांति चाहते हैं अपने जीवन में। एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री, और जो इनिस्फ्री लेक, जो इनिस्फ्री जो टापू है, उसमें जो शांति है, उसको, उस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात वो वहाँ बस कर आना चाहते हैं। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के एक लड़के की तरह उन्होंने वहाँ एक लंबा समय बिताया। दिस पोम इज अ लिरिक, यह एक गीत के माध्यम से लिखी गई पोम है। I'll rise and go now and go, and is free, and and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings. There, midnight's all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. I'll rise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. I will arise and go now,
and go to Innisfree. Here arise means stand. मैं उठूँगा और अभी जाऊँगा कहाँ? Innisfree, जिस जगह की हमने बात की। उस झील के मध्य में जो एक द्वीप है जिसका नाम है Innisfree, मैं उठूँगा और मैं वहाँ जाऊँगा। This first line reflects the feeling of the poet that he wants to go to that isle that is entitled as Innisfree and a small cabin built there. और वो कहना चाहते हैं कि मैं वहाँ जब जाऊँगा तो मैं वहाँ एक कैबिन मीन्स हट, एक झोपड़ी, एक कुटिया बनाऊँगा। बिल्ड मीन्स बनाना, स्मॉल मीन्स छोटी, ऑफ क्ले जो कि किसकी बनी होगी? मिट्टी की, एंड वेटल्स मेड, वेटल्स कहते हैं जो लकड़ियों की डंडियाँ होती हैं जिससे वॉल्स और फेंसेस बनाई जाती हैं, दीवारों को बनाने के लिए, और फेंसेस दीवार और जो मकान की जो छत होती है उसको बनाने में वेटल्स का यूज़ किया जाता है। तो मैं वहाँ एक कुटिया बनाऊंगा जो कि मिट्टी व लकड़ियों की मुड़ी हुई शाखाओं की बनी होगी। अब दूसरी लाइन में तो वो कह रहे हैं, पहली लाइन में उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ जब जाऊँगा तो मुझे रहने के लिए वहाँ एक कुटिया तो बनानी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि मैं वहाँ मिट्टी और मुड़ी हुई लकड़ी की शाखाओं से क्या बनाऊँगा? एक कुटिया बनाऊँगा। इन थर्ड लाइन, 9 bean rows will I have there. मैं वहाँ 9 सैम की जो कतार हैं, पंक्तियाँ हैं, उन्हें वहाँ उगाऊंगा, अर्थात मैं वहाँ सब्जी के रूप में सैम उगाऊंगा। अ हाइव फॉर द हनी बी, और जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसको मैं वहाँ मधुमक्खियों के छत्ते को वहाँ आश्रय दूंगा अपनी कुटिया में, ताकि मैं so that I can get the honey from that honey hive and live alone in the bee loud glade. और मैं अकेला रहूँगा कहाँ? ग्लेड कहते हैं एक ऐसा खुला स्थान जहाँ पेड़ काट दिए गए हों और वो एक खुला स्थान जिसमें घास ही घास हो। तो वो कह रहे हैं कि मैं उस जगह है जहाँ की मेरे ऊपर आसमान होगा, अर्थात वहाँ पेड़ नहीं होंगे, खुला स्थान होगा, और वहाँ जहाँ बी लाउड करेंगी, अर्थात मधुमक्खियाँ अपनी आवाज़ भिनभिनाएंगी वहाँ, तो मैं वहाँ अकेले रहूँगा। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow. वो कह रहे हैं कि I shall have some peace there, मुझे वहाँ शांति मिलेगी। For peace comes dropping slow, क्योंकि क्या होता है, जो शांति होती है वो धीरे धीरे आती है। Dropping from the veils of the morning, veils means यहाँ पे घूंघट, morning means सुबह जब अपना घूंघट उठाएगी या घूंघट गिराएगी, इसका अर्थ ये हुआ कि सुबह जब हो जाएगी तो वह जहाँ सुबह होते ही क्रिकेट सिंग्स, जो झिंगुर होते हैं वो गाएंगे, देयर मिडनाइट्स ऑल आ ग्लिमर, और जहाँ मध्य रात्रि को ग्लिमर मीन्स चंद्रमा का प्रकाश चमक रहा होगा, चंद्रमा की किरणें जिस स्थान पे सीधी लंबवत पड़ेंगी, एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जहाँ दोपहर के समय सूर्य की बैंगनी किरणें सीधे लंबवत उस कुटिया पर गिरेगी, एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जहाँ शाम के समय जब मैं आकाश की ओर निहारूंगा तो लिनेट नामक पक्षियों के मुझे पर ही पर दिखाई देंगे, पंख ही दिखाई देंगे। तो ये इस दूसरे स्टेंजा में कवि ने अपनी उनकी ख्वाहिश है पीस को प्राप्त करने की, शांति, वो शांति चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे ही सुबह अपने घूंघट को गिराएगा, अर्थात
जैसे ही सुबह होगी तो वहाँ झिंगुर गाएंगे, और रात्रि के समय जहाँ चंद्रमा का प्रकाश सीधे उस कुटिया पर पड़ेगा जहाँ मैं रहूँगा, और दोपहर के समय सूर्य की जो बैंगनी किरणें हैं, बैंगनी रंग की किरणें हैं, वो लंबवत उस कुटिया पर पड़ेंगी। और शाम के वक्त जब मैं आकाश की ओर निहारूंगा, देखूंगा, तो मुझे लिनेट के जो पर हैं, अर्थात बहुत बड़ी संख्या में लिनेट पक्षियों के पर मुझे दिखाई देंगे। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, नाइट एंड डे मीन्स ऑल द टाइम, सारे समय अर्थात हमेशा। मैं उठूंगा और वहाँ हमेशा जाऊंगा, अर्थात मैं वहीं बसना चाहता हूँ। द पोइट इज स्ट्रेसिंग हियर दैट ही इज गोइंग टू लिव देयर। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, shore means तट। मैं सुनता हूँ किसको? लेक वाटर को, झील के पानी को, जो कि लैप कर रहा है, टकरा रहा है धीमी आवाज करते हुए बाय द शोर, तट पर। और मैं उस आवाज को सुन पा रहा हूँ जो कि झील के पानी द्वारा तट पर टकराने से उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है। मैं उस आवाज को महसूस कर रहा हूँ। द पोइट इज हियरिंग द साउंड्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लेक वाटर एंड इट इज लैपिंग बाय द शो। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं सड़क में खड़ा रहूंगा, और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और जब मैं सीमेंट की बनी हुई पगडंडियों पर खड़ा रहूंगा, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मैं इसको दिल की गहराइयों से सुनूंगा। क्या सुनूंगा? जो झील का पानी है, जब वह झील के तटों पर टकराता है, तो मैं उस पानी की जो मधुर आवाज है, तट पर टकराने से जो आवाज पैदा होती है, मैं उस आवाज को जब मैं रोड पर रहूंगा, जब मैं पगडंडियों पर रहूंगा, तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से उस आवाज को सुनूंगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood the explanation of this poem. Now we talk about its literary devices. First, we talk about its rhyming scheme. तो यहाँ पे जो there are three stanza, first, second and third, and in all the three stanzas the rhyming scheme is A B A B A B A B. We'll see this rhyming scheme one by one stanza. Innisfree A A B, इसको भी ए दो नाम, मेड बी और ग्लेड बी। तो ए बी हो गया। यहाँ स्लो है, स्लो को ए दो, ग्लो भी ए हो गया, सिंग्स बी हो गया, और सिंग्स के साथ विंग्स राइमिंग कर रहा है, तो ए बी। फिर तीसरे स्टेंजा में देखेंगे हम, डे ए, ग्रे ए, शोर बी और कोर डी, सॉरी बी। तो तीनों स्टेंजाज में राइमिंग जो स्कीम है वो है ए बी, मतलब पहली लाइन ए, दूसरी बी, तीसरी फिर ए और फिर चौथी बी। तो ए बी ये इसकी राइमिंग स्कीम होगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट इट्स
What are the figures of speech used in these stanzas? तो सबसे पहले इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन मैंने बताया है आपको, एलिट्रेशन जहाँ पे एक लेटर, एक कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है वो दो से ज़्यादा बार यूज किया जाता है। एक लाइन में दो से ज़्यादा बार एक ही लेटर, एक ही व्यंजन जब बार बार आवर्ती करता है, दो या दो से अधिक बार, तो वहाँ पे एलिट्रेशन, फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। देखते हैं ये जो है वो कहाँ पे है। हैव, हाइव और हनी बी, इसमें एच लेटर 3 बार आया है और हॉ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। फिर नीचे देखेंगे हम, नीचे दूसरे स्टेंजा में नहीं है, तीसरे स्टेंजा में है लैपिंग लो और लेक, एल एल एल, ये 3 बार, एल जो कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है, वो 3 बार आया हुआ है। तो इस स्टेंजा और इस स्टेंजा की इस लाइन में और इस स्टेंजा की तीसरी लाइन में और इसकी दूसरी लाइन में एलिट्रेशन है। यहाँ एच साउंड प्रोड्यूस हुआ है और यहाँ पे एल साउंड 3 बार आया हुआ है। दूसरा जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन, ये वेल्स ऑफ मॉर्निंग। अब सुबह की जो घूंघट, अब घूंघट तो महिलाएं पहनती हैं, लेकिन यहाँ पे सुबह यानी निर्जीव वस्तु को एक सजीव के रूप में पर्सोनिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, यानी मानवीयकरण जो अलंकार होता है वो है यहाँ पे। तो वेल्स ऑफ द वुमन होता है, नॉट वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, बट मॉर्निंग इज डिपिक्टेड हियर एज अ वुमन। तो दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच है इसमें पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा यहाँ पे रिपीटिशन है। तीसरा जो इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच है यानी अलंकार है वो है, पहली लाइन में देखा आप, आई विल राइज एंड गो नाउ, एंड तीसरे स्टेंजा की पहली लाइन में आप देख रहे हैं आई विल राइज एंड गो नाउ। तो यहाँ पे ये दो जो लाइन है ये 2 स्टेंजाज में यूज की गई हैं। तो यहाँ पे है रिपीटिशन, इसको कहते हैं रिपीटिशन, यानी दोहराव है। अब ध्यान ये दीजिए आप, एलिट्रेशन में 2 या 2 से अधिक कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या 2 बार, 2 से ज़्यादा बार साउंड कॉन्सोनेंट के आते हैं। लेकिन रिपीटिशन में क्या होता है, लाइन की फ्रीक्वेंसी आती है, मतलब लाइन बार बार दोहराई जाती है पोएट द्वारा। तो इसकी लिटरेरी डिवाइसेस हो गई हैं।